नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूनम मदान। जोशीला वतन के इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी में आप सभी का स्वागत है। आवाज़ आपकी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलाते हैं जयपुर की उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कुशल व्यक्तित्व के बल पर सफलता की नई कहानियाँ लिखी हैं। तो चलिए इस कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसने अपने व्यक्तित्व के बल पर एक मिसाल कायम की है। वो वुमेन एम्पावरमेंट की एक प्रतीक हैं। आपने लुप्त हो रही ब्लू पॉटरी कला को न केवल पुनर्जीवित किया है बल्कि उसको विश्वविख्यात किया है। लीला बोडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान। धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं। नमस्कार, जोशीला वतन न्यूज़ चैनल आवाज़ आपकी ये प्रोग्राम जो आ रहा है उसके द्वारा मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि महिलाओं की आवाज़ दूर दूर तक फैलेगी और इसके लिए मैं जोशीला वतन न्यूज़ चैनल को शुरू में ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लीला जी, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूँगी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? कोई ऐसा माइलस्टोन या ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? अक्सर मेरे से यही पूछा जाता है मेरी जर्नी पर। आज मैं मेरी जर्नी से ना शुरू करके मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार ज़िंदगी में जो होना होता है वो नहीं होता और जो नहीं होना होता वो हो जाता है। हम 10 भाई बहन पहले, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत कोशिश की सब लोगों ने कि मैं डॉक्टर बनूं, नहीं बन पाई। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। और बाकी सारे भाई बहन बहुत आगे पढ़ने में निकले, बहुत अच्छा पढ़ लिख गए, बहुत अलग अलग जगह पे वो लोग आज दुनिया में नाम भी कर रहे हैं। पर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई बहुत ज़्यादा और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जयपुर आना हुआ। चूँकि मेरी माँ सोशल वर्कर थी, मदर टेरेसा के साथ काम करती थी और बचपन से मैं उनके साथ जाती थी, देखती थी और मुझे लगता था फैंटेसी है यही काम है जो मैं करूँगी और कर सकती हूँ करके। और जब जयपुर आई बहुत समय मिलने लगा तो सोचा कि चलो मैं भी कच्ची बस्तियों में जाती हूँ और जैसे मेरी माँ काम करती थी मैं काम करूँगी करके। पर वो जो दौर था जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और जो वो दौर जब मैंने जाना शुरू किया 1970-74 में, लोगों को मैं मदद करती थी तो लोग बहुत डिमांडिंग हो गए थे। और तभी मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। उस दौर में जब लोग कोई चीज़ लेते थे तो नीची नज़र से, और इस दौर में जब मैंने जाना शुरू किया तो लोग डिमांडिंग हो गए और मैंने ये तय किया कि नहीं, आप काम कीजिए, मैं पैसा दूंगी। बहुत देखती रही, करती रही और तब मैंने एक कमरे में ये देखा कि 5 लोग बैठे हुए हैं और वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे कुछ काम कर रहे हैं। और मैं रोज़ जाके बैठ जाती थी उनके पास कि क्या कर रहे हैं आप लोग? कह रहे ब्लू पॉटरी बना रहे हैं। ब्लू पॉटरी क्या होती है? अजी चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, मैं सुनती थी, करती थी, बैठती थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उस गांव से हैं। तो आप गांव में क्यों नहीं काम करते? बोले खेती, मतलब हम किसान हैं और बारिश पे हमारा काम डिपेंड करता, इसके बाद हम क्या करेंगे करके। तो बस इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ। मैं 2 साल तक उनके पीछे पड़ी और फिर एक दिन ऐसा आया कि उन लोगों ने मेरी बात मानी, गांव में जाना शुरू किया, उन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद इस तरह मेरे साथ वो जुड़ते चले गए। और उसके बाद बहुत सारे हमारे पास हर्डल्स भी आए, बहुत सारी वो हुई, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। पर इस तरह से मैंने ये काम शुरुआत हो गया मेरे साथ। तो एक सामाजिक कार्य करते करते एक बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने का सफ़र है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कह सकते अच्छी हैं। सोच के साथ कुछ शुरुआत की और इतना इंटरनेशनल मैप पे हमने अपनी प्रेजेंस बात करी। बिजनेस करना नहीं चाहती थी, बिजनेस करना पड़ा मुझे। गुड वर्क करते करते मुझे करना पड़ा बिजनेस, और उनके अच्छे के लिए, क्योंकि नहीं, उन लोगों को आपने इंडिपेंडेंट बनाया ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो। नहीं, जब मैंने उनसे ये कहा कि आप वहाँ काम कीजिए जी, और वो काम करके लाने लगे तो मुझे पैसा देना था। यही मेरी बात थी, आप काम करेंगे मैं पैसा दूंगी। पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने को उसके लिए बेचना पड़ा, मार्केट खोजना पड़ा। बिल्कुल। और मार्केट खोजते खोजते हमारी कड़ी आगे से आगे बढ़ती चली। जी, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा लीला जी, जब आपने अपने प्रोडक्ट्स जब कारीगरों से बनवाए
और उनको डिज़ाइनिंग करवाई। उसके बाद जब उनको एक्चुअल रियल मार्केट में मार्केटिंग करने का टाइम आया तो क्या वो राह आसान थी या डिफ़िकल्ट थी? नहीं, बहुत मुश्किलें आई हमारे को इस बीच, क्योंकि मुझे इस कला का ज्ञान नहीं था। और जब तक किसी कला का आपको ज्ञान नहीं हो, आप पढ़े नहीं है उसके बारे में, तो उसके बारे में आप पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने कोशिश करी। सबसे पहले मैंने इसमें मोती बनाए जो कि हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता था, और डोर नॉब्स बनाए जो हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता था, आज लाखों की तादाद में बन रहे हैं। पर हुआ ये कि हमने कंसाइनमेंट भेजा और हम बहुत बुरी तरह फेल हो गए। हमारा कंसाइनमेंट बहुत बुरी तरह से पहुंचा वहाँ पे। तो आप सीधा इंटरनेशनल मार्केट के जी लिए हाँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन किया आपने? जी हाँ, क्योंकि उस समय ब्लू पॉटरी को कोई पूछता नहीं था, और ब्लू पॉटरी को देखेगा ब्लू पॉटरी क्या ब्लू पॉटरी। और जब एक कंसाइनमेंट मेरा रिजेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि जब तक मैं खुद नहीं सीखूंगी मैं क्या सिखाऊंगी, और जब तक मैं खुद नहीं वो करूंगी तो मैं क्या उनको कहूंगी कि ये बनाइए या वो बनाइए करके। और तभी मैंने ये सोच लिया कि अगर मुझे इसी क्षेत्र में रहना है और इन क्राफ्टमैन के साथ काम करना है जिनके साथ मैंने प्रॉमिस किया है, तो मुझे खुद को सीखना पड़ेगा। और उस सीखने के लिए मैं हर साल हर विदेश के उस जगह जाती थी जहाँ सिरेमिक बनती हो, पॉटरी जिसे कहते हैं, बनती हो। और अलग अलग जगह में गई। मैं मैक्सिको गई, 1 महीने रही। 5 बजे उठ के मैं जाती थी गांव में सीखने के लिए। 1 महीने 5 बजे जाके रात को 11 बजे आती थी। 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना। पर एक धुन थी कि नहीं, मुझे इस क्राफ्ट को आगे बढ़ाना है, क्राफ्टमैन के साथ काम करना है करके। इस तरह से मतलब अमेरिका में भी और जहाँ पे भी ये बन सकता था मैं वहाँ जाती थी, सीखती थी और आके इनको सिखाती थी, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी रख सकें। उनकी बराबरी ना करें, पर हमें अपनी आइडेंटिटी रखनी है। और इस तरह सीखते सीखते मैं उनको सिखाती थी। और एक बार जब इंसान फेल होता है तो बहुत फूक पे पैर रखता है। और यही मुझे लगता है कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेल जब आदमी होता है तो और आगे सीखने की उसकी इच्छा जागृत हो जाती है कि मैं फेल हुई तो क्यों हुई। तो यही कारण था कि हम आगे से आगे बढ़ते गए और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस तरह जुड़ते भी गए। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमें ज़्यादा अच्छा सिखाती है, हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा सिखाता है। और अगर हम जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस वैलिड होता है और डाइवर्स होता है और समृद्ध होता है। और हमें ये पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। हम यहाँ बैठ के तो अपने आप को सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर जब हम दूसरों को देखते हैं कि नहीं, हमसे कहीं आगे हैं लोग, तो हमारे को सीखने की ललक भी और हमको आगे बढ़ने की इच्छा भी पैदा हो जाती है। और उस तरह से हम आगे बढ़ते भी जाते हैं। सिरेमिक तो वर्ल्ड में सब जगह बनता है, पर जयपुर ब्लू पोट्री इज़ यूनिक टू आवर ओन सिटी। जी हाँ, इसका हमारे पास जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी है। जी हाँ, GI मिल गया है इसका, जो कि बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। ये रिसेंट हुआ? जी हाँ, ये मतलब 3-4 साल पहले से इसकी वो प्रयास चल रहे थे। 5 साल पहले से प्रयास चल रहे थे और 3 साल पहले से ये मिलना शुरू हो गया और ये बहुत अच्छी बात को मिल गया है। जी हाँ, और इससे ऑथेंटिसिटी का भी पता चल जाता है। और आगे आने वाले समय में अगर हम इसको ओरिजिनल ब्लू पॉटरी को रखें तो आगे आने वाले समय में इसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगी। जी, अब जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लू पॉटरी की, तो ये ब्लू पॉटरी है क्या? इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। ये आर्ट फॉर्म है क्या? मैं आपको बताऊं, जो हैंडमेड सिरेमिक स्ट्रेट फ्रॉम द क्वार्ट्ज पाउडर, जो पत्थर के पाउडर से ये बनती है जयपुर ब्लू पॉटरी, आज के टाइम पे दुनिया में 2 ही जगह बन रही है, एक टर्की और एक जयपुर। इंडिया में जयपुर, सिर्फ जयपुर और टर्की। और मैं ये मतलब पूरी तरह जो हैंडमेड पूरी तरह हैंडमेड, ये 2 ही जगह बनती है। तो ये हमारी भी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम इसको इसी तरह से रखें, बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें। इसमें हम इनोवेशन जरूर करें। इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपने एक ब्लू शर्ट पहनी है, आप रोज़ ब्लू शर्ट नहीं पहनेंगे। आज आपने 4x4 की टाई लगाई है तो कल दूसरा डिज़ाइन देखेंगे। सो डिज़ाइन का इनोवेशन और ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलिटी आइटम बनाएं ताकि इसका मार्केट बढ़े। ये हम कोशिश करते हैं इस क्राफ्ट के अंदर।
और जो ब्लू पॉटरी एक्चुअल में देखा जाए स्ट्रेट फ्रॉम द क्वार्ट्ज पाउडर से बनती है, जो कि यही एक अकेला क्राफ्ट है जो स्ट्रेट फ्रॉम द क्वार्ट्ज पाउडर से हम बनाते हैं, और इसकी एक ऑथेंटिसिटी एंड यूनिकनेस है। इसकी जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये बहुत ऑथेंटिक है और बहुत यूनिक है, तो आज आपको 44 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, काफ़ी लंबा सफ़र है ये। तो इतने सालों में आपने कुछ बदलाव देखा इस आर्ट फॉर्म में या कुछ इनोवेशंस? जी बिल्कुल। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था उस समय यहाँ पे बनते थे प्लेट्स, टाइल्स और बोल्स वगैरह बनते थे, बहुत कम रंग इसमें लिए जाते थे। पर हमने सबसे पहले, मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि बीड्स बनाए। देखिए, क्राफ्ट तभी जिंदा रह सकता है जब इसमें यूटिलिटी आइटम बने। क्राफ्ट सिर्फ सजाने की चीज़ हो जाएगी तो कोई तो मतलब नहीं रहेगा क्या उसका। उसको हम तो ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं? हमने सबसे पहले बीड्स बनाए, बीड्स से हमने ज्वेलरी बनाई। अब ज्वेलरी ऐसा है कि हर साल उसका फैशन बदलता है, तो वाइड मार्केट हमको मिल जाता है। इसी तरह हमने ना जो बाथरूम एक्सेसरीज बनाए, डोर नॉब्स बनाए, या फिर वुड के साथ मिक्स किया, आयरन के साथ मिक्स किया। तो बेसिकली जो ध्येय हमारा है वो ये है कि इसमें यूटिलिटी आइटम बनाए। जैसे अब ये टेबल है, ये टेबल आप यूनिक बोल सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा जो राउंड है वो राउंड बनाना बहुत सिरेमिक मुश्किल है में। जी हाँ। और इसी के साथ हमने एक 40 इंच की प्लेट भी बनाई जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेट है वो। इस क्राफ्ट में हम बना पाए, हालांकि हमें बहुत समय लगा, 5 साल लगे उसको बनाने में। जी हाँ, बहुत वेयर टेयर होती है इसमें। और ये क्राफ्ट एक ट्रिकी क्राफ्ट भी है, बहुत ट्रिकी क्राफ्ट है जी। बहुत ही खूबसूरत। और ये टेबल जैसे हम देख रहे हैं इतना खूबसूरत ब्लू कलर है, तो ब्लू पोट्री की एक खूबसूरती ही अपने आप में नायाब है। जयपुर की ब्लू पॉटरी को वर्ल्ड मैप पे लेके जाने का श्रेय आपको ही जाता है, सारा क्रेडिट आपको जाता है। और शुरुआत से ही आपने शायद एक्सपोर्ट में वेंचर कर लिया था। आपकी अब जो कंपनी है नीजा इंटरनेशनल, वो अभी उसकी किस किस कंट्री में प्रेजेंस है? देखिए, जयपुर ब्लू पॉटरी जो है नीजा इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तो एक्सपोर्ट कर रही है। पर उससे पहले मैं कुछ आपको बताना ज़रूर चाहूँगी, वो कि जब मैंने शुरुआत की, कंपनी तो फॉर्म 1978 में कर ली थी, और ब्लू पॉटरी की टाइलें और चीज़ें लेके मैं लोकल जब जाया करती थी लोगों को बताने, तो लोग बाग उसको देख के और पटक देते थे कि ब्लू पॉटरी क्या, ब्लू पॉटरी। बड़ा अजीब लगता था कि ये हमारी धरोहर है, क्यों ऐसा करते हैं। और लकीली मुझे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला, मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया और फिर ध्यान एक्सपोर्ट की तरफ ही चला गया क्योंकि अच्छा मार्केट, लोग बाग अप्रिशिएट भी करते थे और इसकी पहचान भी बनती गई। आपके प्रोडक्ट को जो वैल्यू करें जी, वही जी, आपके कस्टमर और इसकी पहचान भी बनती गई धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा लगने लगा, पर कभी कभी लगता था कि लोकल में क्यों नहीं लोग बाग वो कर रहे हैं। पर इसका श्रेय दूंगी मैं मिसेस केरकर जो हैं, जो ताज ग्रुप की डिज़ाइनिंग वर्क देखती थी, फॉरेनर थी, वो जर्मनी से थी। और एक दिन वो आई और उन्होंने कहा कि लीला, मैं कुछ आपको पैनल्स के वो देती हूँ, क्या आप बनाएंगे? मैंने कहा मैं शौक से, अगर मेरे को लोकली अगर मिलता है काम तो मैं और खुश होके इसको बनाना चाहूँगी। और जब ये ताज होटल्स में लगा, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये भी एक कला है और ये कला को भी हम अपने यहाँ लगा सकते हैं। जब बड़े बड़े होटलों में ये लगना शुरू हुआ, जैसे ओबेरॉय में है, ओबेरॉय के लिए भी बहुत सारा काम किया हमने। और उसके बाद आज ये है स्थिति इसकी कि एक्सपोर्ट एंड लोकल बराबर आ गया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब हम अपनी धरोहर को पहचानने लगे। और जो हाई एंड लोग हैं, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए इस तरह की हाई एंड और लो एंड, देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट वो लोग इन टाइलों को अपने घरों में लगाने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और इस तरह से मार्केट भी बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है आज के टाइम पे जी। हमारे भारतीय लोगों की ये एक मानसिकता रही है कि वो वेस्ट की तरफ हर चीज़ के लिए देखता है। अपनी भी कला को जब वेस्ट में पहचान मिलती है तब वो उसको रियलाइज करता है कि एक हमारी कला है और हम इसको वैल्यू करें। बिल्कुल। या मैम, आपसे जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं कि आपने बिज़नेस कैसे शुरुआत किया। ऐसे बहुत सारी जयपुर में और जो भी लोग आपको देख रहे हैं राजस्थान में, वो महिलाएं हैं जो उद्यम लगाना चाहती हैं, उन लोगों को आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि अगर वो ब्लू पोट्री के फील्ड में कुछ काम करना चाहें
तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? क्या इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड स्मॉल बिजनेस है या फिर ये लेबर इंटेंसिव है? देखिए, ब्लू पॉटरी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ 4 लोग मिलके अलग अलग, जैसे किसी का हाथ अच्छा है, कोई मोल्डिंग में अच्छा है, तो कम से कम 6 महीने उनको ट्रेनिंग ज़रूर लेनी पड़ेगी। और जब वो 4 लोग ट्रेनिंग लेके अपना सेटअप खोलना चाहें तो वो खोल सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं आती है। और दूसरा, बिजनेस मिलने का सवाल ये उठता है क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो EPCH, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो काउंसिल है वहाँ पे वो चले जाएं। आजकल आप गूगल में देखेंगे, करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक लाइसेंस लेना होता है और अपने आप को एनरोल कराना होता है। आप जब वहाँ एनरोल करा लेते हैं और उसके बाद आप उस EPCH के द्वारा आगे अपना माल बेच सकते हैं। बहुत सारे शुरू में एकदम एक्सपोर्ट में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके साथ मिले। जब उनके साथ मिलेंगे तो जो बारीकियां हैं वो आपको सीखने को मिलेगी। देखिए, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्टैंडर्ड क्या होता है, किस तरह के हमको नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, कस्टमाइजेशन हो सकता है प्रोडक्ट्स का। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो काम शुरू करने के पहले सबसे पहले अगर एक्सपोर्टर से या किसी से भी आप वो मिल लें उनको और थोड़ी चीज़ समझ लें, उसके बाद अपना बिजनेस खोलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले मार्केट रिसर्च करना हमेशा अच्छी एडवाइस है, बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो सब सीखने की ज़रूरत होती है, वो अपने आप नहीं, धीरे धीरे उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। पर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत मदद भी कर देता है। हाँ, तो व्यूअर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साइट को विजिट कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। और वहाँ पे सारे मतलब एल्बम बने हुए हैं, वहाँ पे डिक्शनरी बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके वो जा सकते हैं। नीचा इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड को काफ़ी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है ब्लू पॉटरी में। आपकी CSR इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा मैम हमें बताएं। देखिए, जयपुर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बहुत अलग अलग लोग उसको संभालते हैं। बालिका सदन है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो बच्चियां हमारे यहाँ पे आती हैं और 2 महीने की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर भी वो आती हैं तो हम उनको स्टाइपेंड देते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, और जैसे ही वो स्कूल पास करके आएँ तो उनको आगे नहीं देखना पड़े। अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो ये चीज़ सीख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हर साल बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जिनको कि हम सिखाते हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई भी हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं। और मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही आई मीन दिस इज़ व्हाट आई वांटेड कि और आगे से आगे लोग इसके अंदर आएँ। पर दुख की बात यह है कि 100 में से 2 जने हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि क्यों नहीं वो अपने हुनर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि आगे हम क्या करें। पर अभी जहाँ तक सीखती हैं बच्चियाँ, पर बहुत ज़्यादा हमें इसमें पॉजिटिव रिस्पांस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपको लगता है शायद कि उनमें वो हुनर पैदा हो जाए और वो लोग कुछ अपनी ज़िंदगी में इसमें अपना करियर बना सकें, बिल्कुल, और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए इस कला के प्रिजर्वेशन के लिए। बिल्कुल, तो वो अभी मंजिल बाकी है, थोड़ी और अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीला जी ने ब्लू पॉटरी पर पहली किताब लिखी है। मैम, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? जब भी मैं बाहर जाती थी तो हर क्राफ्ट पे, वहाँ पे अगर क्राफ्ट बहुत छोटा भी है तो भी एक लंबी चौड़ी बुक वहाँ पे मिल जाती थी। एक छोटा सा कासल है, उसके बारे में भी बहुत लंबा चौड़ा वो मिल जाता। और जब मैं वापस आती थी मैं कहती हमारे यहाँ इतने सारे क्राफ्ट हैं, पर आप देखिए बहुत कम उन पर्टिकुलर क्राफ्ट पे किताबें लिखी गई हैं। तो मुझे लगा कि ये जयपुर ब्लू पॉटरी अपने आप में नायाब क्राफ्ट है, GI मिला हुआ है, तो इस पर तो ज़रूर
लिखना चाहिए। और बस वहीं से मुझे लगा कि नहीं, इस पे भी मुझे किताब लिखनी है। और आप यकीन मानेंगे, ये पहली किताब है सिरेमिक पे अपने इंडिया में। जबकि अगर हम मोहनजोदड़ो और पुराने समय में जाएं, पाषाण युग में जाएं, तो जो सिरेमिक है वो हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है। और उस पर हमारे कोई किताब, कोई कुछ वो नहीं है। अब जरूर लोग बाग इसके लिए आगे आ रहे हैं, पर बहुत ज़रूरत है हर क्राफ्ट के लिए पेन डाउन करना, ताकि एक ऑथेंटिक ये रहे कि नहीं, ये हमारा क्राफ्ट है, हमारे हिंदुस्तान का क्राफ्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगी आपकी लिखी इस किताब को। आप एक वुमेन एंटरप्रेनर हैं, आप एक फ़ीमेल बॉस हैं। घर परिवार की जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए आपने इतना आगे आप बढ़ी हैं और इतनी बड़ी फेमस एंटरप्रेनर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक डिफ़िकल्ट रहा है? क्या ये इजी है? वर्क लाइफ बैलेंस क्या एक्चुअली पॉसिबल है? और इसमें आप लोगों को क्या, लोगों का, आपके परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है, या आप अपने अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, कई बार ये सवाल होता है, करते हैं, सबके साथ एक ही तरह की परेशानियां कहिए या हर्डल्स कहिए, जो भी कहिए, आती हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि इसको हमको चैलेंज की तरह लेना चाहिए। ये परेशानियां नहीं हैं, ये तो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जिनको निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। और विमेंस लिव बोलते हैं, पर बहुत ज़्यादा जो उसकी मैं जैसे कहते हैं कि फॉलोवर भी नहीं हूँ। हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, कई महिलाओं को बुरा लगता है, पर मैं सोचती हूँ नहीं, जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं वो हमें पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, तो आप सफल हो सकेंगे। तो मेरा एक वो है कि अ लेडी हु कैन रन द हाउस प्रॉपरली, ही और शी कैन रन द होल वर्ल्ड। ब्यूटीफुल, यस। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारा घर। अगर घर सुचारू रूप से है तो आप आगे बढ़िए। और कम, अगर घर चल रहा है, घर में इतना पैसा आ रहा है कि आप अच्छे से वो कर सकते हैं, तो आप दूसरा रास्ता अपनाइए। जरूरी नहीं है कि हम काम करें और कमाएं और हम पैसा ही लाएं, जरूरी नहीं है, तो क्यों करना है? बल्कि हमारा घर सबसे पहले आता है। तो मेरी अपनी ये है कि वो जिम्मेवारी है हमारी कि हम पहले घर देखें। तो शायद यही कारण रहा है कि मेरी माँ ने जो मुझे परवरिश दी कि पहले घर देखो, फिर बाहर की दुनिया देखो, और उन्होंने बहुत काम किया है। अगर मैं गिनाने जाऊँ तो बालिका शिक्षा की 1947 के बाद जो उन लोगों ने कार्य किया, वो तो शायद हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ये हमारी जिम्मेवारियां हैं। इसको हम बर्डन क्यों समझते हैं? हमें बर्डन समझना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद जो समय मिले उसमें आप काम कीजिए, तो देखिए आपके बच्चे भी बहुत अच्छी तरह पल के बड़े होंगे। और जब बच्चे अपने आप पैरों पे खड़े हो जाए, फिर आप दौड़िए, किसने मना किया? और मैंने वही किया। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं थोड़ा कम टाइम देती थी, जब बच्चे बड़े होने लगे मैंने अपना समय आगे बढ़ाती गई, और आज मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ। और जब मेरे बेटे से किसी ने पूछा कि भाई आप अपनी माँ से कब तक काम कराते रहेंगे, तो उनका जवाब था टिल हर डेथ। सो वो मुझे इतनी शांति दे गया कि मेरा बेटा चाहता है कि मैं उनके साथ मिल के आगे बढ़ूँ। तो मैं हर महिला को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों की परवरिश के साथ साथ आप बढ़िए। जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो आपकी जिम्मेवारी है जो कि आपको निभानी है, चाहे आप कैसे मिलाएं। तो हंस के निभाइए, इसमें क्या है? और थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, वो हर को करना पड़ता है। मेंस वर्ल्ड में मेंस को करना पड़ता है, विमेंस वर्ल्ड में विमेंस को करना पड़ता है। तो कभी ये मत सोचिए कि हम बंध गए, नहीं, हमारी जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं। धन्यवाद। वैसे भी कहते हैं कि महिलाएं एक्सीलेंट मैनेजर्स होती हैं, वो बैलेंस कर सकती हैं, वो मल्टीटास्कर्स होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन है। जी बिल्कुल, जज्बे हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। लीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने के लिए। आप नो डाउट हम सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं और एक इंस्पिरेशन हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए जोशीला वतन के इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी डॉक्टर पूनम मदान के साथ।